नमस्कार, लॉ मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सुमन और हमारे खास मेहमान हैं रामकृपाल यादव। रामकृपाल यादव जी पाटलिपुत्रा से लोकसभा के सांसद हैं और पहले ये पटना के लोकसभा सांसद थे और इनका पुश्तैनी घर पटना के गोरियाटोली में है, वहीं ये रहते भी हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं वहीं से कि गोरियाटोली में ही जन्म हुआ, गोरियाटोली में ही ये पले बसे, वहीं पूरा जीवन बिताया और आज लोकसभा सांसद जब हैं, आज भी आप वहीं रहते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपना घर बदल लिया। क्या गोरियाटोली से इतना प्रेम है आपको? नहीं, एक्चुअली अपनी जहाँ जो जन्मभूमि है और बाप दादे का जो संपत्ति है उससे तो प्रेम सब लोगों को रहता है। और एक सक्षमता है। हमारे पिताजी साधारण किसान थे, मेरे दादाजी भी किसान थे और हम भी किसान के रूप में ही अपने जीवन की शुरुआत की। बहुत नीचे स्तर पर प्रारंभ किया। पहले कॉलेज के प्रेसिडेंट हुए, यूनिवर्सिटी के सेनेटर हुए। मगध यूनिवर्सिटी बड़ा यूनिवर्सिटी थी, 7 जिला में बटा हुआ था। खैर मौका मिला, काउंसलर हुए, डिप्टी मेयर हुए, असेंबली का चुनाव लड़े, काउंसिल में गए, फिर लोकसभा लड़े, फिर राज्यसभा में गए। बहुत शुरू से ही मैं बता रहा था कि एक तो हमारी इच्छा नहीं हुई कि कोई बाहर में मकान बनाए और आलीशान भवन में जाए। और सक्षमता भी नहीं थी, क्योंकि एक छोटे से, आपको शायद पता नहीं होगा, मेरे पिताजी किसान तो थे ही। आप जहाँ घर है आपका नौबतपुर में, वहीं मेरे ननिहाल थी जी। तो जब गवर्नमेंट ने यहाँ के पटना की ज़मीन को एक्वायर कर लिया, हाउसिंग कॉलोनी, करीब 10-12-15 बीघा ज़मीन था कंकड़बाग के इलाका में। तो आज की ज़मीन की कीमत बहुत ज़्यादा है, जिस किसी का भी है 1 कट्ठा 2 कट्ठा भी वो मालो माल है। तो हमारे दादाजी चूँकि किसान थे, तो बिना किसान खेती का रह नहीं सकता। उसी से 2 वक्त की रोटी में मिलता है। तो छोटे परिवार में डिपेंडेंट था किसान पर। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे दादाजी जब गवर्नमेंट ने एक्वायर किया यहाँ पर हाउसिंग के लिए जी, तो मैं समझता हूँ कि हमारे दादाजी ने हमारे ननिहाल में वही ज़मीन ले लिया और वो भी आज खेती और मकान है। तो मैं समझता हूँ कि रिसोर्सेज बहुत अधिक नहीं था कि हम कोई बड़ा मकान बनाते और बड़े घर में जाते। तो ये भी था अर्थाभाव। लेकिन रिसोर्सेज नहीं था, लेकिन फिर भी आप शुरू से ही राजनीति में सक्रिय रहे। हाँ। तो आमतौर पर माना यह जाता है कि राजनीति में वही सक्रिय होता है उस समय, खास करके जिसके पास काफ़ी संपत्ति हो। हाँ, ये बड़ी बात। ये कैसी प्रेरणा? मैं एक बड़ी बात और बता रहा हूँ। मेरे पिताजी जब मैं ISC का विद्यार्थी था, उसमें गुजर गया। अच्छा। तो पिताजी का जो हाथ होना चाहिए अपने बच्चों पर, वो हाथ में नहीं रहा। मैं बेसहारा हो गया। मेरी माँ भी कुछ अगले साल तक डेथ कर गई। मगर मेरी जो ताकत थी, वो ताकत थी मेरी जॉइंट फैमिली का। मेरे चाचा जी, और भी मैं जॉइंट फैमिली में आज भी हूँ मैं। वैसे मेरे चाचा जी सब डेथ कर गए, मेरा चचेरा भाई और सब लोग हैं। तो जॉइंट फैमिली ताकत है जो हमको संभाल लिया। नहीं तो मेरे जैसा साधारण आदमी, मैं उस समय अगर मैं अलग हो जाता तो उसमें शायद मैं फुटपाथ पर भीख मांगते रहता। ये हालात ये छोटा किसान था। बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि जॉइंट फैमिली और अभी भी जॉइंट फैमिली शायद आप बना के रखे। बिल्कुल जॉइंट फैमिली अभी भी है। बहुत कम होता है, अब तो सेल्फ सेंटर लोग हो रहे हैं, लंबा हम नहीं करेंगे। स्थिति ये है कि आज के दिन और वो का दिन बहुत अंतर है। आज की सोच, उस समय का सोच, जॉइंट फैमिली ताकत देता था। राजनीति में जाने की प्रेरणा कैसे मिली? मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली आदमी का जो नेचर होता है सोशल, क्योंकि मेरे दादाजी भी थोड़ा सामाजिक थे और मेरे पिताजी भी सामाजिक थे। पॉलिटिक्स में नहीं थे, मगर सामाजिक थे। जैसे आप गांव से आते हैं, गांव में जब कोई फंक्शन होता था, मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, मरनी हो जाए या फिर शादी हो जाए, तो उस समय का कंसेप्ट ये था कि सब लोग मिलजुल करके खाना बनाना, बारात का स्वागत करना। तो वो हमारे दादाजी मास्टर थे उसमें। हमारा गोरियाटोली जो गाँव का स्वरूप है, वो शहर तो बाद में उसका स्वरूप देख रहे हैं, टोटल गांव था। छोटी गलियां आज भी मिलेगी, आप देखे ही होंगे, हमारे घर में आते हैं, आने जाने का रास्ता भी नहीं है। गांव में जो छोटी गलियां होती है वही गलियां हैं। सब कुछ पूरा खपड़ा का मकान था, गाय भैंस लोग पालते थे। हमारे यहाँ तो अब से कोई 5-7 साल पहले तक गाय भैंस पूरा था। हमारे चाचा जी डेथ करके वही संभालते थे। तो अब तो हम लोग नहीं संभाल सकते हैं, सच्चाई यही है। तो वो गाँव था। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे जो दोस्त मित्र उन्होंने, जब एन कॉलेज का मैं विद्यार्थी था, तो उन्होंने कहा तुम चुनाव लड़ जाओ। अच्छा। और चुनाव लड़वा दिया उन्होंने। सभी लोगों ने पहल करके
को लगा कि लीडर बन सकता है अच्छा। और कुछ दिखता होगा, तो हम चुनाव लड़ गए। वहाँ एन कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव लड़ गए और भारी मतों से जीत तो उस गए। समय किस पार्टी के साथ आप जुड़े थे? उसमें कोई पार्टी कोई पार्टी नहीं। अच्छा। बिल्कुल अलग से, बिल्कुल आइडेंटिटी था, कोई पार्टी नहीं था। और फिर तुरंत यूनिवर्सिटी का चुनाव हुआ, मगध यूनिवर्सिटी का। जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी 1977 में, और उसने कमिट किया था कि हम छात्र संघ का चुनाव कराएंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी सबका चुनाव कराएंगे और छात्रों को प्रतिनिधित्व देंगे, सीनेट और सिंडिकेट। क्योंकि 77 का जो सरकार था वो छात्र आंदोलन का एक निकला हुआ, गर्भ से निकला हुआ। हाँ, इसलिए छात्रों को प्रतिनिधित्व देने के लिए तो वो मौका मिल गया हमको। हम कॉलेज में भी प्रेसिडेंट हो गए और फिर थोड़ी दिन के महीने के बाद यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ा, उसमें भी जीत गए। तो यहाँ से कैरियर स्टार्ट हुआ। छात्रों की समस्या लेके संघर्ष करना, ये करना, वो करना, असेंबली को जाम कर घेरना, बहुत सारी चीज़। अब कितना मैं बताऊँ। नहीं, वो तो हम उसके बाद जो है, जैसे मैं ख़त्म हुआ हमारा कॉलेज कैरियर, मैं ऑनर्स किया हिस्ट्री में, लॉ किया। इसी बीच में कॉर्पोरेशन का चुनाव आ गया। लोगों ने कहा आप चुनाव लड़ जाओ। अपने मोहल्ले के लोग, आसपास के लोग, क्योंकि जब मैं छात्र नेता था तो बहुत ज़बरदस्त मेरी एक्टिविटीज़ होती थी। यूनिवर्सिटी को घेरो, ये करो, आंदोलन वगैरह सब लोग जानते थे। किस लिए घेरते थे यूनिवर्सिटी को? छात्रों की समस्या के लिए। अच्छा। कोई पॉलिटिक्स नहीं था उसमें। जिस कॉलेज में हम पढ़ते थे, एन कॉलेज में, वो एफिलेटेड कॉलेज था मगध यूनिवर्सिटी से। लोगों ने कहा कि चूँकि मगध यूनिवर्सिटी का सबसे बढ़िया कॉलेज माना जाए आज के दिन में भी, तो अनुग्रह नारायण कॉलेज था, तो उसको कंस्टिट्यूएंट किया जाए। नहीं, उनको उसको पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, जैसे कई कॉलेजेस हैं, तो पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ले लिया जाए, उसकी वो संचालन पटना यूनिवर्सिटी करे, पटना विश्वविद्यालय करे, ये आंदोलन था। हाँ, बीएन कॉलेज था, एन कॉलेज नहीं था, तो एन कॉलेज को ही करो उसके अंदर। इनको और भी कई कॉलेजेस थे, मगध यूनिवर्सिटी के कॉलेज में ये सुपर कॉलेज था। इसलिए हम लोगों ने इस आंदोलन को भंजाया और छात्र का, लोगों का समर्थन मिला। बिहार के बारे में बहुत कुख्यात है कि सामाजिक जो वहाँ टकराव है वो बहुत ज़बरदस्त है। मतलब कि आप सामाजिक टकराव से जीत के आप चुनाव जीते उससे? नहीं, मैं बता रहा हूँ, अनुग्रह नारायण कॉलेज में उस समय सामाजिक टकराव नहीं था। अनुग्रह नारायण कॉलेज में यादव में हूँ। अब जात पात की आप बात कर रहे हैं तो करना पड़ेगा। मेरा वोट 100 को भी नहीं होगा। अब मैं 1200-1500 वोट से जीता था वहाँ। हाँ, वही मैं पूछ तो उस समय कोई सामाजिक बिखराव नहीं था। ये बात के दिनों में सामाजिक बिखराव हुआ। बुनियाद डाली गई, वो भाव। और जब मैं बताऊं कि असेंबली का मैं 90 का चुनाव लड़ा था, जनता दल के टिकट से लड़ा था, उसमें कैडर नहीं था। वो हमारे जो आपके जैसे चाहने वाले लोग थे, सभी जाति सभी धर्म के लोग, वो खड़े हो गए। और बात के दिनों में हमारा वही होता रहा हमारे लिए। सभी सामाजिक दूरियां, कुरीतियों से दूर हट करके लोगों ने, जब मैं चुनाव लड़ा हूँ, मोटिवेट रहा। कल भी मिल रहा था, पहले भी मिल रहा था। उसी समय से अगर बात करें आगे, तो उस समय जितना विभाजन हुआ, आज की तारीख में जहाँ हम खड़े हैं पार्लियामेंट में, अब आज से अगर देखें तो क्या बिहार में भी सामाजिक जो टकराव था थोड़ा कम हुआ है या क्या स्थिति है? नहीं, पहले से टकराव कम हुआ है। टकराव जो पहले था भी बाद के दिनों में जब होता, उससे काफ़ी कम हुआ है। क्यों? कारण ये है कि लोगों में अब समझ आने लगी। जो समझ भावनात्मक, क्योंकि पॉलिटिकल टकराव होता है, राजनीतिक पार्टी के लोग अपने स्वार्थ के लिए, जो लीडर हैं, नहीं समझे तो वो अपना फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और क्षेत्रीय पार्टी में ख़ास तौर पर ये बात ज़्यादा है बात समझ में। तो इसलिए उनका उसी में दुकान चलना है, सामान बिकना है, तो आप उसी लाइन पर काम कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं। बड़ा रोचक एक बात है कि आप जब चुने गए पहले 2014 के पहले लोकसभा के सांसद रहे। 1993 में 1993 में लोकसभा में असेंबली रहा था, 90 में। फिर काउंसिल में आया। 1993 में हमारे पार्टी ने दे दिया चुनाव लड़ने के लिए। हाँ, पटना जैसे शहर में, जहाँ आज भाजपा ही भाजपा। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। उस समय आपने चुनाव लड़ा। हाँ, मैं जनता दल से लड़ा चुनाव। फिर बाद में राष्ट्रीय जनता से चुनाव लड़ा। अगर सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग का लोग को वोट नहीं मिलता तो पटना में हमारे जैसा लोग, साधारण परिवार का तो थे ही, और जिस दल के सिंबल पर रहे थे, मतलब यह है कि अगर नेता चाहे तो ये सामाजिक टकराव कम हो सकता है। बिल्कुल, मैं इस बात को सहमत हूँ। सामाजिक टकराव
पैदा करने वाले लोग जो स्वार्थ की राजनीति करते हैं, अपने सत्ता की राजनीति करते हैं, इसलिए सामाजिक टकराव को बरकरार रखने की कोशिश की। अगर समाज को एकजुट करना है तो नेताओं को वोट बैंक की राजनीति है उससे अलग करो, समाज में बिखराव जो है वो खत्म हो जाएगा। एक बड़ी रोचक बात है कि 2014 के बाद, उसके पहले जब आप पटना से लोकसभा के सदस्य थे, उसके बाद पाटलिपुत्रा नाम हो गया उसका, तो ये पटना और पाटलिपुत्रा क्या फर्क पड़ा, कैसे हुआ है, कैसे हुआ? मैं बताता हूँ, उसका मैं कहानी बताता हूँ। जब 2009 में लोगों के पहले बाद में परिसीमन कमेटी बनी परिसीमन करने के लिए, तो उस समय गिल साहब उसके जो मुझे याद है सदाजी थे, वो जो डिलिमिटेशन की बात, डिलिमिटेशन का जो हुआ या परिसीमन जो बनने लगा, तो उसमें चेयर वर्क कर रहे थे। हम अपने पार्टी के यानी राष्ट्रीय जनता की तरफ से हर पार्टी का मेंबर होता है उसमें, तो हम रिप्रेजेंट कर रहे थे अपने पार्टी को उस कमेटी में। हाँ, तो मैंने प्रपोज किया था पटना साहिब और पाटलिपुत्रा, क्योंकि पाटलिपुत्रा से लोगों के हमारा पटना पाटलिपुत्रा से ही जाना जाता अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट है, एक सेंटिमेंट था लोगों का। सिग्नेचर कैंपेन चला, बहुत सारा कुछ आंदोलन चला, बुद्धिजीवियों ने चलाया, तो वो मेरे दिमाग में था। तो कई चीज़ दानापुर नाम आ रहा था, जो पटना अभी पाटलिपुत्रा दानापुर कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो मैंने उस कमेटी के समक्ष अपनी बात रखा, प्रस्ताव रखा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उस समय के जो चेयरमैन साहब थे और पूरी कमेटी के लोगों ने जो स्वीकार किया। उनको जब मैंने प्रस्ताव लिया, कोई विरोध, अनअपोज्ड वो पास हुआ। तो 2 परिसीमन के बाद 2 खंड में पटना था, 2 लोकसभा बनना था। एक पटना साहिब मैं नहीं रखा था, पटना साहिब का, क्योंकि सेंटिमेंट वहाँ सिख, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह की जयंती है, उसकी अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है पटना का। पटना साहिब लोग कहते भी हैं। तो मैं बताऊं कि उस समय मैंने पटना साहिब, चूँकि सेंटिमेंट जुड़ा हुआ था, पाटलिपुत्रा के लिए अलग सेंटिमेंट था, दोनों लोगों की जन भावना थी, उसको मैंने एड्रेस किया और कन्विंस किया, कमेटी ने उसको मान लिया। तो ये मेरा ही प्रस्ताव था जिस पर सहमति हुआ और पाटलिपुत्रा और पटना साहिब बना, उसके पीछे मैं ही हूँ। अब इस पे आते हैं सर कि आप लोकसभा के सदस्य हैं, अभी कैसी सक्रियता रहती है, क्या आपका एंगेजमेंट? अब पता है सब लोगों को कि मैं सुबह से लेकर रात तक कोई काम नहीं है, कोई न व्यापार में करता हूँ, न कुछ करता हूँ, शुरू से डे 1 से। तो मैं सुबह से उठ करके सोने के रात तक पब्लिक में ही रहता हूँ, हर दिन। तो मैं कुछ लोग नेता हैं, बड़े बड़े नेता लोग, जब काम हो जाता है तो फुर्सत के दिनों में विदेश चले जाते हैं, कोई पेरिस जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है बड़े बड़े नेता लोग, हम नाम नहीं बताना चाहेंगे। सब लोग जानता है कि छुट्टी मनाने कौन गया है, कुछ पदयात्रा लोग किए, चले गए विदेश, उसमें से मैं हूँ नहीं। तो मैं पूरा का पूरा समय व्यतीत करता हूँ अपने क्षेत्र में। सुबह में उठता हूँ, लेट नाइट तक सोता हूँ, सुबह में उठते के साथ गांधी मैदान जाता हूँ और गांधी मैदान में घूम करके वहीं मैं बैठ जाता हूँ। बिहार का, पटना का जो कोई भी आ जाता है, जिसको मैं पहचानूँ नहीं पहचानूँ, जानूँ नहीं जानूँ, चाहे कौन पार्टी का है, कौन जाति का है, कोई धर्म का है, कौन वर्ग का है, कुछ नहीं मैं पूछता हूँ। जो आया मैं उसकी समस्या को सुनता हूँ और वहीं से निदान करने का प्रयास करता हूँ। टेलीफोन कर दिया, कोई ये कर दिया, वो कर दिया, फिर वहाँ से उठ करके मैं अपने घर पर जाता हूँ, गुड़िया टोली। वहाँ पर जितने लोग आते हैं सबसे एक एक से पूछ करके उसके समस्या को सुन करके निदान करने की कोशिश करता हूँ। और यही रूटीन, फिर मैं लिस्ट ले लिया, यहाँ शादी, यहाँ मरनी, यहाँ हॉस्पिटल, यहाँ एक्सीडेंट, यहाँ फलाना, यहाँ ठिकाना, यहाँ जुल्म, यहाँ जाति, सबके यहाँ मैं खुद चला आता हूँ। क्यों बुलाता नहीं है, मैं उठा और मरनी हरनी जो भी है, शादी विवाह, बर्थडे, सत्यनारायण पूजा के कथा, कुछ भी हो जाए, गृह प्रवेश, सब मैं जाता हूँ। और फिर रात के, अभी लगन का दिन है, मैं 2-3 रोज से मैं सोया नहीं, कल मैं आया हूँ वापस, 2 दिन पार्लियामेंट छोड़ दिया। तो ये मेरा डेली का रूटीन है। एमपी के पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर तो है नहीं, कोई सीधे आपके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि आपके हाथ से कलम से कुछ नहीं, लेकिन फिर भी आप समस्याओं को सुनते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप जिस बात के लिए लोगों को या किसी और को कहते हैं, वो समस्याएं सुलझती हैं या फंसी रह जाती हैं? नहीं, जो संबंधित अधिकारी हैं उन अधिकारियों से मेरी बातचीत होती है, और जो जिन्होंने काम वही कहते हैं। एसपी से संबंधित हो, थाने से संबंधित हो, ब्लॉक से संबंधित हो, अंचल से संबंधित हो,
जिला से संबंधित हो, स्टेट से संबंधित है। तो ब्यूरोक्रेसी सुनती है बात हाँ, की। बिल्कुल। तो सही बात हो क्यों नहीं सुनेंगे, बहुत लोग नहीं भी सुनते हैं। अब आज के माहौल में देखिए ना, चेंज हुआ। अभी नीतीश कुमार जी हमारे साथ थे, अभी नहीं है। अब उनका अधिकारी का भी मन बदल गया, कोई सुनता ही नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं को नहीं सुनता है। हम लोग की बात छोड़िए। तो ये नज़रिया जो ठीक नहीं है, अगर मैं सही काम कहता हूँ तो उसके ऊपर विचार करना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी को इस प्रभाव में नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जो नहीं, काम आप ही के लोकसभा क्षेत्र में आता है एक जगह बीहटा, वहाँ आपने ईएसआई हॉस्पिटल बनाया, बड़ा तो उसमें आपकी क्या भूमिका रही है ईएसआई? मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और अपने मंत्री भूपेंद्र जी का, उसके पहले संतोष जी का, उनके पहले दत्तात्रेय जी का, जो सब श्रम मंत्री के रूप में हैं, काफ़ी कोऑपरेटिव रहे। पहले कांग्रेस के रिजीम का वो हॉस्पिटल था, कांग्रेस के रिजीम का हॉस्पिटल था, मगर ठेकेदार उदार छोड़ छाड़ के भाग गया था। और उसी समय की सरकार ने निर्णय लिया कि अब जो श्रम मंत्रालय इसको नहीं चलाएगी, अब इसको हम किसी को सेल आउट कर देंगे, किसी संस्था को दे देंगे। मगर ये सारा सौभाग्य से जो ईएसआई है उसके जो कॉर्पोरेशन ऑल इंडिया का, उसमें मेंबर हूँ, तो एक वो भी मैं एमपी हूँ लोग, तो उसमें मैंने इंटरेस्ट लिया। फिर मंत्रियों को बुलाया, दिखाया इतना बड़ा चीज़ है, इसको अधूरा मत छोड़िए, इसको पूरा करिए। तो जो अधूरे काम थे बिल्डिंग का वो पूरा हुआ। वहाँ पर 50 बेड का हॉस्पिटल शुरू हुआ। कोविड के समय में उस हॉस्पिटल को टारगेट किया गया और प्रधानमंत्री जी का जो विशेष अभियान था कि हर राज्यों में हम प्रधानमंत्री जी द्वारा जो सहायता चिकित्सा के मामले में दिया गया और स्पेशल अभियान चला गया, बेड, आईसीयू, ये सब व्यवस्था किया गया। उसमें एक मुजफ्फरपुर बिहार में था और दूसरा ईएसआई बिहटा को चुना गया। तो बहुत सारा सामग्री भी आया। फिर राज्य सरकार भी उस समय नीतीश कुमार जी के साथ हम लोगों का साथ था सरकार, तो एनडीए की सरकार, तो उसमें फोकस भी किया गया, सहयोग भी किया, बहुत उपयोगी साबित हुआ। बाद के दिनों में उसका उद्घाटन करवाया संतोष गंगवार साहब से, हॉस्पिटल खुला। फिर बाद में माननीय मंत्री जी जो भूपेंद्र यादव जी है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर हॉस्पिटल कॉलेज दोनों की स्वीकृति दी। कॉलेज भी खुल गया। पिछले 2 वर्ष से बच्चों की पढ़ाई भी हो रही है। ईएसआई हॉस्पिटल प्लस कॉलेज भी चला गया। कॉलेज चल रहा है। अच्छा। हमको लगता है कि दूसरा साल, हाँ, 100 सीट के लिए मान्यता मिल गया है। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि कर्मचारी के बच्चों के लिए आरक्षण अलग से है। अच्छा। कम पैसे में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। अच्छा। वो आईपीएस के पैसे से वो जो कटता है उनका मजदूरों का, उसी से वो रन होता है। ईएसआई में आम लोगों का भी इलाज होता है? है? हाँ, ये बड़ी बात है। ठीक, आपने कहा आम लोगों का इलाज होता है। अब पहले नियम ये है कि जो आईपीएस थे उनके लिए व्यवस्था होता था इलाज के लिए, मगर जो सुविधा आईपीएस के लिए है वो भी नॉन आईपीएस के लिए, आम लोगों के लिए भी वर्तमान के प्रधानमंत्री जी ने और यहाँ के माननीय जो केंद्र के मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने उसको देने का काम किया। पिछले 1 साल से हो रहा है। फिर एक्सटेंशन देने का बोर्ड के में लाया गया और फिर देने का काम कर रहा। तो ये बहुत बड़ी राहत है। वहाँ जो उस इलाके में गरीबों की भारी संख्या है, बहुत बड़े पैमाने किसान गरीब लोग हैं। और सिर्फ उस हॉस्पिटल में केवल पटना आसपास का ही नहीं, बल्कि आरा, बल्कि बक्सर, चूँकि उसी रूट पर है, आरा का जो बक्सर का जो रूट है उसी रूट पर वो अवस्थित है। उसको लोग बोलते हैं, लोग जानते ही नहीं थे कि भारत सरकार का ये द्वारा संचालित, ये श्रम मंत्रालय द्वारा संचालित ये हॉस्पिटल है। लोग डरते थे, बोलते थे कि अपोलो है, यानी कॉर्पोरेट उसका जो स्ट्रक्चर आप देखिए, जो व्यवस्था अंदर बाहर सब बहुत ही अच्छी सुविधा मिली है उसमें। और अभी तो हाल के दिनों में ट्रॉमा सेंटर, बच्चों का आईसीयू की व्यवस्था जो नहीं था, धीरे धीरे जो कमी थी, जो फैसिलिटी की कमी थी, वो पूरा हो रहा है। हर डिपार्टमेंट शुरू हो गया है। यानी आगे आने वाले 1 आध साल में एम्स के मुकाबले ही पटना एम्स है। वो प्रधानमंत्री अटल जी के देन था, सुषमा जी का देन था। वो अभी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और काफ़ी फैसिलिटीज आ गया, काफ़ी सुविधा उसको मिल रही है। और ईएसआई हॉस्पिटल में भी बहुत मिल रहा है। एक काम और करवाया हमने, फुलवारी में ईएसआई का ही ब्रांच जो बिल्कुल पहले से चल रहा था, भवन विहीन, बहुत ख़राब स्थिति में था, पानी जम जाता था, तो उसको नया भवन के स्वीकृति मिल गई, नया भवन बन के तैयार भी हो गया है। तो 50 बेड की स्वीकृति तो पहले से है। हम चाहते हैं कि 100 बेड बने, उसके लिए अकोमोडेशन है। मैं समझता हूँ कि वो भी 100 बेड बन जाएगा। तो 2 बड़ा हॉस्पिटल, 350 बेड अभी काम चल रहा है ईएसआई में, मगर 500 बेड का है, ये 100 बेड का। तो फुल फ्लेज में कॉलेज हॉस्पिटल
और ये हॉस्पिटल का काम करेगा। तो ये दो महत्वपूर्ण काम आपका इलाका- वर्तमान मोदी जी के गवर्नमेंट में बड़ा काम हुआ है। आपका इलाका तो अब बहुत समृद्ध हो गया, आईआईटी उधर बन गया है और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का कुछ मैं देखता हूँ कुछ बन गया है, बहुत सारा कुछ बहुत हुआ है सारी वहाँ पर। चीज़ें हुई। सबसे बड़ी बात है कि मैं प्रधानमंत्री जी को पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ और नितिन गडकरी साहब को, जिसने 4 लेन 6 लेन का अंबार लगा दिया पटना आसपास के इलाके में। वो सूरत बदल गया। आप नौबतपुर जाइए अपने गांव में, वो जो रिंग रोड बना रहा है 6 लेन का, पहले स्टेट गवर्नमेंट उसको प्रारंभ किया था, मगर बाद में भारत की सरकार ने ले लिया उसको। तो वो जो बेटा सर मेरा पथ जिसको बोलते हैं, अब वो 6 लेन के रूप में आ गया है। और मैं समझता हूँ कि रिंग रोड, पटना का रिंग रोड से अटैच कर रहा है। जो पटना में जाम की स्थिति लगती है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े वाहन, अब उसको डाइवर्ट करेगा और पटना में जो जाम की समस्या थी उससे निजात मिलेगा। अब आते हैं पाटलिपुत्रा से दिल्ली में एक बार फिर लोकसभा के अंदर कैसी सक्रियता रहती है? जैसे आप कमेटी के मेंबर हैं, किन किन कमेटियों के आप मेंबर हैं? लोक लेखा समिति है, विधायी कार्य से संबंधित एक कमेटी होती है, वो कमेटी में मेंबर हूँ और एग्रीकल्चर में मेंबर हूँ। तो आपका कमेटियों के बारे में क्या अनुभव है, किस तरह का इनका महत्व है और क्या जितना अपेक्षित है उतना काम कर रही है कमेटियाँ? इसमें कई कमेटियाँ ईमानदारी से काम कर रही है, पूरी मेहनत करती है और सरकार को सुझाव देती है रिपोर्ट के हिसाब से, और सरकार भी उसको इम्प्लीमेंट करती है। कमेटियाँ बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है और बहुत मेहनत करती है कमेटी। एक एक परामर्श देने के लिए काफ़ी मेहनत मशक्कत करना पड़ता है, तब अनुशंसा करती है, रिपोर्ट प्रस्तुत होता है। तो मैं सब कमेटी अच्छा काम कर रही है। मैं बहुत उससे प्रयासरत हूँ कि केवी के कृषि विज्ञान केंद्र जो है अभी पटना में एक है, तो जिला में पहले की पॉलिसी एक ही रहेगा, तो बाढ़ में है, पटना से काफ़ी दूरी पर बाढ़ में है। तो कई बार हमने संबंधित माननीय मंत्री जी को या कमेटी में भी चर्चा की है कि एक और कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना इस इलाके में, पटना से जो सटा हुआ इलाका है वहाँ खोल दिया जाए, ताकि किसानों को यहाँ से जो ट्रेनिंग के लिए कुछ जो तकनीकी तौर पर जानकारी के लिए बाहर जाना पड़ता है, पटना में भी अगर सेंटर खुल जाएगा तो मैं समझता हूँ कि अच्छा होगा। वैसे समानांतर रूप से कई इंस्टीट्यूशन पटना के आसपास में खोला है कृषि मंत्रालय ने, राधा मोहन सिंह जी के रिजिम में या मोदी जी के रिजिम में, मगर हम चाहते हैं कि अलग से केवीके का एक उसका अपना रोल होता है वो खुले, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। आप मंत्री भी रहे यहाँ केंद्र में, आप रूरल डेवलपमेंट में मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे हैं, आप जल संसाधन में मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे हैं। आपकी क्या भूमिका रही इस मंत्रालय के माध्यम से लोगों को सुविधा पहुँचाने की? देखिए, पहले पेयजल स्वच्छता मंत्रालय था इंडिपेंडेंट जी, जो ग्रामीण विकास के छत के नीचे ही था जी। तो उसमें हमको काफ़ी स्टडी करना पड़ा, क्योंकि पानी की समस्या वर्षों के बाद भी पूर्ववर्ती सरकार को ध्यान देना चाहिए था, नहीं दे पाई, मगर मोदी जी का बड़ा फोकस था। अब पेयजल स्वच्छता मंत्रालय का बड़ी अहमियत था पूरे तौर पर, चूँकि ड्रीम प्रोजेक्ट था माननीय प्रधानमंत्री जी के, हर घर में शौचालय बन जाए, हर घर में शुद्ध पानी चल जाए, लोगों को जीवन स्तर ऊंचा हो जाए। तो मैं समझता हूँ उस पर राशि भी दी गई बहुत बड़े पैमाने पर, और उसका परिणाम है कि आज कोई ऐसा शायद घर नहीं है जहाँ शौचालय का निर्माण नहीं हुआ हो। तो उसमें हमारी ये भूमिका रही है। और दूसरी बात है कि राज्यों पर बहुत डिपेंड करता है, राज्य सरकार अगर सहयोग नहीं करेंगे तो वो सपना साकार नहीं होगा। मगर हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि मोदी जी के इस अभियान को हर राज्य ने, हर व्यक्ति ने, हर संस्थान ने दिल से लगाने का काम किया, क्योंकि बहुत पवित्र उद्देश्य था। इसलिए आज देख रहे होंगे कि हर घर में शौचालय का निर्माण हो गया। जो सफाई तो हो ही रहा है, जो गंदगी की वजह से बीमार लोग होते थे उससे भी जो मूल उद्देश्य था प्राइम मिनिस्टर का, उससे भी निजात मिला है। और अब तो हर घर में पानी का या हर घर नल जा रहा है, तो भी एक बड़ा उद्देश्य है। आर्सेनिक से मुक्ति, क्या बोलता है उसके बाद आर्सेनिक बड़े पैमाने पर होता था, आयरन इत्यादि इत्यादि कई 2-3 चीज़ जो हैं उससे, फ्लोराइड है, ये सब से मुक्ति मिल रही है और शुद्ध पानी जा रहा है। तो ये काम करने का मौका मिला। बाद में ग्रामीण विकास मंत्रालय आया, रोड, सड़क, आवास इत्यादि आते, मनरेगा, ये सब बहुत महत्वपूर्ण था, जो लगभग 3 साल तक हम रहे। तो उसमें भी मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे कुछ दिन तक चौधरी जी के साथ मैंने काम किया था, और फिर बाद में तोमर जी के साथ काम किया। तो जो दायित्व मिलता था उसको पूरे तौर पर निर्वहन करने का
पूरा फील्ड विजिट करते थे, गांव तक जाते थे। हम बहुत कोशिश करते थे कि केवल दफ्तर में बैठ करके मीटिंग करके समीक्षा नहीं करें, उसका क्या फलाफल निकला है ज़मीन पर, तो सबसे अधिक हम गांव में जाते थे। तो और वो गांव में जाकर के आदिवासी के इलाके में, गरीबों दलित लोगों की बस्ती में उससे इंटरैक्ट करते थे। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही सार्थक परिणाम है, इसका रिजल्ट आपके सामने दिख रहा होगा। वो जो गांव में सड़कों का निर्माण के लिए सब दायित्व, ग्रामीण विकास बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और गांव से जुड़ा हुआ है, तो ये सब दायित्वों का निर्वहन हम सब लोग मिलकर के मोदी जी के डायरेक्शन में काम करने का काम किया। वो जो अनुभव आपका रहा मंत्री के रूप में और अब लोकसभा सांसद भी आप हैं, लंबे समय से हैं, तो आपसे आखिरी सवाल मेरा यही है कि लॉ मेकर के रूप में और क्या अपेक्षा है सरकार की या जनता की, या क्या किस तरीके से और ज़्यादा भूमिका निभाया जा सकता है? आप देखते होंगे कि हर सेशन में जनहित के लिए, देखिए मोदी जी का सोच इतना पॉजिटिव है, और मैं बता नहीं सकता, एक एक चीज़ मैं बताऊं तो लंबा हो जाएगा। अगर वो कैबिनेट की मीटिंग में लेते हैं तो अलग से उनकी जो सोच थी ट्रिप देते हैं। हमें संसदीय दल की मीटिंग होती है, हम लोग से इंटरेक्शन होता है अलग से भी, तो कुछ ना कुछ सोच, कुछ न कुछ टास्क कि कैसे देश की आवाम जो 140 करोड़ आवाम जो मोदी जी पर विश्वास करके लगातार उनको प्रधान सेवक के रूप में बनाने का काम कर रही है, उसके सोच के अनुसार मोदी जी हर वर्ग, हर तबका के लिए उनका जीवन स्तर ऊंचा हो सके, उनका लाइफ स्टाइल ठीक ठाक हो सके, समस्या दूर हो सके, हर डिपार्टमेंट सोच के तहत मोदी जी के डायरेक्शन में लाता है और कानून बना करके लोगों को राहत देने का काम करता है। एक से एक एग्जाम्पल हम कितना बताएं, तो 9 साल का जो अनुभव है। बहुत बहुत धन्यवाद रामकृपाल जी। एक बार हम आएंगे आपके क्षेत्र में भी और देखेंगे किस तरह से आपका क्षेत्र विकास कर रहा है। स्वागत है आपका, और मुझे खुशी की बात है कि आप बिहार से हैं, पटना से हैं, तो अब आकर के आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा कि हमारे इस 9 साल के मोदी जी के कार्यकाल में जो भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा काम किया गया है डेवलपमेंट का, अद्भुत है, और निश्चित तौर पर नक्शा उसका बदला है और बदलेगा आगे भी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।